स्टडी ब्लेड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे केमिस्ट्री और क्लास 10 और अध्याय कितना है 2 और पाठ का नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण और इसका हम रिवीजन देखेंगे। यानी इस वीडियो में आप इस पूरे पाठ का रिवीजन देखेंगे एक स्लॉट में, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आप जितने भी पढ़े हैं उसको एक भी वीडियो से कम ही समय में रिवीजन कर सकते हैं और अपने आप को जांच भी सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए। तो शुरू करते हैं हम। तो आज क्या है हमारा एसिड। एसिड क्या होते हैं? तो एसिड देखने से पहले आपको हम कुछ बता रहे हैं कि आप कोई पदार्थ खा रहे होंगे या चख रहे होंगे, तो या तो पदार्थ स्वाद में खट्टा लग सकता है या कड़वा लग सकता है। तो जिस पदार्थ का स्वाद खट्टा होता है उसे ही एसिड कहा जाता है। यानी एसिड क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। और जो एसिड होते हैं नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। यानी अम्ल क्षार को जांचने के लिए एक लिटमस पत्र का उपयोग करेंगे तो नीले लिटमस पत्र पर, यानी ये लिटमस पत्र है और इस पे एसिड डालिएगा तो ये नीला से किस पे हो जाएगा? रेड हो जाएगा। और ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। कोई एसिड है, मान लीजिए कि HCl एक एसिड है और इसको जल में घोलिएगा तो ये H+ आयन देते हैं। तो अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन देते हैं? तो हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये भी हो गया। और देखिएगा एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है खट्टा। तो एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुआ है और जिसका अर्थ है खट्टा। तो एसिड कितने प्रकार के होते हैं तो हम देखते हैं कि आप कुछ पदार्थ को चखते होंगे तो ज़्यादा खट्टा लगता है, कुछ कम। तो जो कम खट्टा लगता है उसका हम अपने डेली यूज खाने में भी करते हैं, जैसे नींबू है, पानी पूरी खाते हैं, या ये जो होता है सिरका। तो जो कम अम्लीय होते हैं उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं और जो पदार्थ खाने में ज़्यादा और खाने में का उसको हम खा भी नहीं सकते हैं, जो ज़्यादा अम्लीय होते हैं उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। तो प्रबल अम्ल है कौन कौन है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H2SO4 है और HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है और खाना पचाने में सहायक है। H2SO4 कार की बैटरी में डाला जाता है, इसलिए कार अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। और ये दुर्बल अम्ल है लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, जो टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल मिलता है। तो ये कम अम्लीय है तभी तो हम खा रहे हैं। अगर ये ज़्यादा अम्लीय होता तो ऑक्सैलिक अम्ल जैसे HCl जैसे तो खाते तो हमारा क्या होता? ये जो अंदर के जो शरीर के छोटे छोटे अंग हैं नस है वो गल जाए। तो ये लैक्टिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये क्या है? दुर्बल अम्ल है। तो ये समझ गए प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है। तो नेक्स्ट आपको देखेंगे यहाँ पे दिया है सांद्र अम्ल और एक तनु अम्ल। तो आप देखिए कि जब विलयन आप कुछ बनाते हैं कि जल में ये वाटर है और इसमें भी वाटर है, तो इसमें आप कुछ घोल रहे हैं और इसमें भी आप घोल रहे हैं। अगर इसमें चीनी की मात्रा कम है और पानी की मात्रा ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? वो गाढ़ा नहीं पतला हो जाएगा, तनु डाइल्यूट हो जाएगा। तो इसलिए इसको कहेंगे तनु। तो देखिए जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। जब विलयन तैयार करेंगे अम्लीय तो अम्ल की मात्रा अधिक होगा और जल की मात्रा कम होगा, तो ये सांद्र अम्ल कहलाते हैं। और तनु अम्ल जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में। जब जल में अम्ल की मात्रा कम होती है तो उसे तनु अम्ल। और देखते हैं क्षारक। क्षारक क्या होते हैं? तो वैसे पदार्थ जो चखिएगा और उनका स्वाद कड़वा या तीखा लगता है उसे ही क्षारक कहते हैं, या इस स्वाद में कड़वे होते। और ये लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। ये लिटमस पत्र है, इस पे क्षारक को डालिएगा और इसका रंग लाल है तो ये किस में बदल जाएगा? नीला में। तो याद रखिएगा कि क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देते हैं। इनके जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। अगर क्षारक को H2O वाटर में घोल रहे हैं तो OH आयन देते हैं, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन।
जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में OH आयन देते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल जिनकी शक्ति कमजोर होती है और वीक होते हैं उसे दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। याद रखिएगा कि ये सभी प्रबल अम्ल है। और दुर्बल अम्ल कौन है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। क्षार देखिएगा क्या कहते हैं, तो जब क्षारक को जल में घोलिएगा और वो क्षारक जल में पूरा पूरा घुल जाएगा, सोलूबल हो जाएगा, उसी को क्षार कहते हैं। तो सभी क्षारक यानी सभी क्षारक को जल में घोलिएगा तो नहीं घुलते हैं, और जो क्षारक पूरा पूरा जल में घुल जाते हैं उसको क्षार कहते हैं, और जो नहीं घुलते हैं उसको क्षार नहीं कहते हैं। तो इस प्रकार देखिएगा सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, क्योंकि जल में पूरा पूरा नहीं घुल पाते हैं। तो उसके बाद हमारा टॉपिक है लवण। तो लवण यानी कि ये साल्ट होता है। जैसे आप NaCl नमक है, उपयोग डेली उपयोग होता है खाने में और अचार को सुरक्षित रखने में, और बहुत से पदार्थों को बनाने के कच्चे पदार्थ के रूप में NaCl का उपयोग होता है। तो लवण देखिएगा लवण का निर्माण कैसे होता है, तो जब अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है लवण कहते हैं। यानी कि एसिड और प्लस बेस जब मिलेगा तो क्या बनेगा? साल्ट बनेगा। तो यहाँ पे एसिड है और बेस है, मिला तो साल्ट बन गया। तो ये अम्ल और क्षारक मिल करके लवण का निर्माण करते हैं। और अम्ल क्षारक जब आपसे में क्रिया करेंगे तो एक दूसरे के प्रभाव को मार देंगे। यानी जो अम्लीय है क्षारीय के गुण को मारेगा और क्षारीय अम्लीय को। तो जो साल्ट मिलेगा वो उदासीन साल्ट मिलेगा, और इसी को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदाहरण समझिएगा, जैसे NaCl और KCl सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड ये क्या होते हैं? लवण होते हैं। अब सूचक देखिएगा इंडिकेटर क्या होते हैं। तो सूचक इंडिकेटर का तात्पर्य है कि किसी भी मतलब जो सामान है उसकी सहायता से किसी वस्तु की हम सूचना प्राप्त करते हैं। जैसे कोई पदार्थ है वो अम्लीय है कि क्षारीय है हमको मालूम नहीं है, तो उसको हम सूचक की सहायता से जांच करेंगे। कोई ऐसा अम्ल होता है कि जो बहुत ही ज्वलनशील होता है। ये 4 ग्लास हैं और चारों ग्लास में एक में एसिड है, एक में क्षारक है, और किसी में स्ट्रॉन्ग एसिड है, किसी में वीक एसिड है। तो वीक एसिड को तो थोड़ा हम चख के बता सकते हैं, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल को चखेंगे तो जीभ को क्या कर सकता है? जीभ पे जाएगा तो जीभ को जलाएगा, और अगर अंदर जाएगा शरीर का तो वो सारे छोटे छोटे नस को गला सकता है। तो इस प्रकार हम चख करके और आँख से देख करके नहीं बता सकते हैं कि कौन पदार्थ अम्लीय है कौन क्षारीय है, और अम्लीय है तो स्ट्रॉन्ग अम्ल है कि वीक अम्ल है, और क्षार है तो स्ट्रॉन्ग बेस है या कि वीक बेस है। तो इस प्रकार हमको क्या किसकी आवश्यकता होती है? सूचक की। तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारीयता की उपस्थिति, और ये इंडिकेटर होते हैं किसी विलयन को बताते हैं कि अम्लीय है कि क्षारीय है, और इनका रंग या गंध जब सूचक को अम्ल में या क्षारक में डालेंगे तो अपने रंग में परिवर्तन कर देंगे, और रंग में परिवर्तन करके बताते हैं कि इसमें क्षारक है या अम्ल है। तो इंडिकेटर आप रोड पे चलते होंगे भी तो देखते होंगे कि आगे रोड पे लिखा होता है कि सावधान, आगे स्कूल है, आगे मंदिर है, आगे अस्पताल है और मस्जिद है, और प्लीज स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इंडिकेट करता है कि आगे मंदिर है, स्कूल है, आप थोड़ा स्लो चलिए। ठीक, तो उसी प्रकार सूचक भी बताता है कि इस विलयन में अम्ल है कि क्षार है कि उदासीन विलयन है, और वो अपने रंग में परिवर्तन करके। तो सूचक के प्रकार देखते हैं कितने होते हैं। तो सूचक 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक नेचुरल इंडिकेटर, कृत्रिम सूचक, संश्लेषित सूचक यानी आर्टिफिशियल इंडिकेटर, गंधीय सूचक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो प्राकृतिक सूचक वे होते हैं जो प्राकृत से पौधे से प्राप्त होते हैं, और कृत्रिम सूचक वो होते हैं जो प्रयोगशाला में हम अपने से तैयार करते हैं, और गंधीय सूचक वो होते हैं जो अपने गंध में गंध परिवर्तन करते हैं, यानी अम्लीय या क्षारीय माध्यम में जाएंगे तो अपना गंध परिवर्तन कर देंगे। तो प्राकृतिक सूचक कौन है? लिटमस है, लाल पत्ता गोभी है, हाइड्रेंजिया के फूल है,
हल्दी है और वैनिला होता है, अड़हुल के फूल होता है, ये सभी चुकंदर होता है, ये सभी क्या होते हैं? प्राकृतिक सूचक होते हैं, क्योंकि ये सभी प्राकृतिक में पाए जाते हैं। लिटमस थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधा से निकाला जाता है, जिसका मूल रंग बैंगनी होता है। याद रखिएगा कि लिटमस किस थैलोफाइटा समूह के लीचेन नामक पौधा से निकाला जाता है, जिसका मूल रंग बैंगनी होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। कृत्रिम सूचक हम प्रयोगशाला में बनाते हैं, तो प्रयोगशाला में जो सूचक बनती है वो मेथिल ऑरेंज होती है और फिनोप्थेलिन होती है। और गंधीय सूचक जो गंध में या अपने परिवर्तन करते हैं अम्ल या क्षारक के साथ जब मिलते हैं, तो गंध में क्या हो सकता है? प्याज। प्याज को अम्ल के साथ काटिएगा तो कोई गंध में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन प्याज को काटते समय क्षारक पास में है तो प्याज का गंध खत्म हो जाता है। उसी प्रकार लवंग का तेल भी एक ऑल्फैक्टरी गंधीय सूचक है। ये अपने गंध में परिवर्तन करके अपने आसपास अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को बतलाता है। लेकिन अब आप ही बताइए कि हमको रासायनिक अभिक्रिया में या चाहे किसी पदार्थ को दर्शाने के लिए सबसे ज़्यादा कौन उपयुक्त होता है इंडिकेटर? तो कृत्रिम इंडिकेटर यानी मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन ज़्यादातर कारगर होते हैं। ये लिटमस लाल पत्ता गोभी अगर अधिक दिन तक रहेंगे तो ये अच्छा से सूचना नहीं देंगे, क्योंकि इनके रंग में गंध में आप पहले ही अधिक दिन होने के कारण ये खराब भी हो सकते हैं। प्याज भी है तो प्याज भी खराब हो जाएगा, तो इसकी सहायता से हम सब जगह नहीं बता सकते हैं कि अम्ल क्षारक है कि नहीं है, लेकिन ये आर्टिफिशियल और इंडिकेटर जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। इसको किसी भी माध्यम में कहीं भी ले जा करके हम अम्ल क्षार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब देखिएगा प्राकृतिक सूचक कौन कौन है। तो ये है प्राकृतिक सूचक और यहाँ पे है कृत्रिम सूचक और यहाँ पे है गंधीय सूचक। तो प्राकृतिक सूचक कौन है? लिटमस है, लाल पत्ता गोभी का रस है और हल्दी। ये लिटमस है और लिटमस को अम्ल में डालिएगा तो ये नीले को लाल कर देगा। लाल पत्ता गोभी का रस और ये हल्दी ये प्राकृतिक सूचक है। हाइड्रेंजिया के फूल भी प्राकृतिक सूचक है। एक कृत्रिम सूचक फिनोप्थेलिन है, मेथिल ऑरेंज है। गंधीय सूचक प्याज का रस है। तो प्याज जो होता है अम्ल में गंध क्या देता है? अपना गंध कायम रखता है, और प्याज को क्षारक में मिलाइएगा तो गंध समाप्त हो जाता है। जैसे लवंग का तेल है, तो लवंग का तेल अम्ल के साथ आसपास रहेगा तो कोई गंध में परिवर्तन नहीं होगा, गंध समाप्त नहीं होगा। लेकिन लवंग का तेल क्षारक के साथ अगर रिएक्शन करेगा, यानी क्षारक के पास ले जाइएगा लवंग का तेल, तो अपने लवंग का तेल अपना गंध क्या कर सकता है? समाप्त कर देगा। तो इस प्रकार से आप देखिए कि अपने रंग और गंध परिवर्तन के द्वारा किसी पदार्थ की अम्लीयता, क्षारीयता एवं उदासीनता की जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण। जो एसिड होते हैं, बेस होते हैं, उनका केमिकल गुण क्या होता है? तो केमिकल गुण अब देखते हैं कि पहला है धातु की अभिक्रिया। धातु किसे कहते हैं? तो धातु जो चमकते हैं, जो आघातवर्ध होते हैं, जो तन्य होते हैं, जिसके ऑक्साइड क्षारीय होती है, ठीक पीटने पर चादर बनता है, सोनरस होता है, ये धातु कहलाती है। जैसे सोडियम, तो ये सोडियम क्या हो गई? धातु। तो ये सोडियम धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? यही हमको सीखना है यहाँ पे। तो जो अम्ल होते हैं और किसी भी धातु से मिलते हैं तो लवण बनता है हाइड्रोजन गैस। तो धातुएं अम्ल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। अम्ल की जगह पर हम लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, धातु की जगह पर Zn, तो लवण बना है ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस निकला है। तो ये समझ गए कि धातुएं अम्ल से रिएक्शन करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्षारक के साथ अधातु कैसा रिएक्शन करेगा? ये सोडियम है, चाहे जिंक है, चाहे कोई भी धातु हो, और क्षारक के साथ मिलाइएगा तो क्या होगा? तो क्षारक धातु के साथ रिएक्शन करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो क्षार धातु के साथ रिएक्शन करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है और जिंक एक धातु है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड Zn से मिलेगा तो Na2ZnO2 बनेगा, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो समझ गए कि अम्ल के साथ अभिक्रिया
और क्षारक के साथ अभिक्रिया धातु करेगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिएगा पॉप टेस्ट करते हैं। जैसे कोई रिएक्शन कराते हैं तो उस रिएक्शन मतलब प्रखनली होता है, प्रखनली यानी कि एक ट्यूब जिसमें रिएक्शन कराते हैं, तो प्रखनली में रिएक्शन करके बहुत सी गैस बाहर निकलने लगती है। तो हाइड्रोजन गैस का गुण होता है ना कि उसको ज्वाला के पास ले जाइएगा तो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। तो ये प्रखनली है, प्रखनली में कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो उसको जांचने के लिए प्रखनली के पास हम जलती हुई मोमबत्ती को ले जाएंगे तो पॉप ध्वनि के साथ वहाँ पे जलने लगेगा हाइड्रोजन, तो हमको मालूम चल जाएगा कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ही पॉप ध्वनि के साथ जलती है। तो देखिए हाइड्रोजन गैस से निहित प्रखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप ध्वनि की उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन गैस जिस प्रखनली जिस बर्तन से निकलता है और हाइड्रोजन गैस उस बर्तन के पास निकलते हुए जाता है और वहाँ पे जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं तो पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति हम बताना चाहते हैं कि बर्तन में से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है कि नहीं, इसीलिए जलती हुई मोमबत्ती को उसके पास ले गए और पॉप ध्वनि उत्पन्न की, तो हम समझ गए कि वहाँ हाइड्रोजन की उपस्थिति है, तो दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब अगला हमारा रासायनिक गुण है अम्ल और क्षार के धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। मान लीजिए ये कोई मेटल है, धातु है, एम मेटल है और ये CO3 कार्बोनेट है। कार्बोनेट का जैसे मेटल के जगह पर हम ले लेते हैं Zn और CO3, तो ये हो जाएगा जिंक कार्बोनेट। ठीक, तो ये धातु के कार्बोनेट का होते हैं, तो समझ गए कि कोई मेटल के पीछे CO3 रहता है तो मेटल कार्बोनेट होता है, जैसे जिंक CO3, तो जिंक कार्बोनेट अभी Na2CO3, तो ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। तो आप समझ गए कि कार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है। अब देखिएगा तो ये MCO3 यानी कि जिंक कार्बोनेट और अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। जैसे ये सोडियम कार्बोनेट है, एसिड के साथ मिला है तो क्या बना है, तो इसका पहले हम सिद्धांत देख लेते हैं क्या बनता है। तो अम्ल धातु कार्बोनेट, ये जो एसिड है धातु के कार्बोनेट से मिलता है तो लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है। तो रिएक्शन देखिए, अम्ल के जगह पर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl लिखे हैं, धातु कार्बोनेट के जगह पर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट लिखे हैं, तो अम्ल और धातु कार्बोनेट मिल करके NaCl सोडियम क्लोराइड बनाया है, CO2 बनाया है। अब यहाँ पे आया है बाइकार्बोनेट, तो ये मेटल है और मेटल में HCO3 मिलाइएगा तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि धातु के कार्बोनेट प्राप्त होते हैं। जैसे Na ले लिए मेटल की जगह पे और HCO3, तो ये जगह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। तो ये NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट अम्ल से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। तो यहाँ अम्ल और सोडियम धातु के एसिड है और एसिड के जगह पर HCl मिला है, सो धातु के बाइकार्बोनेट NaHCO3 से तो लवण बना है NaCl सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। तो हम समझ गए कि क्या बनता है। अब चूने पानी का टेस्ट करेंगे। अब करेंगे कि कोई पानी है उसमें चूना पानी है कि नहीं है। तो देखिए इसका चेक करने का सिद्धांत क्या है। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने पानी में प्रवाहित कीजिएगा तो पानी दूधिया हो जाता है। जैसे CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित कीजिएगा तो CaCO3 ठीक और H2O बनेगा। तो जो CaCO3 होता है सफ़ेद अवक्षेप होता है, प्रेसिपिटेट होता है। तो इस प्रकार से हम समझ गए कि कार्बन डाइऑक्साइड डालने पर चूना का पानी दूधिया हो गया तो क्या है वो चूने का। और अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर तो क्या हो जाएगा, जल में घुलनशील CaHCO3 का
CO3 और होल ट्वाइस बनाएगा जो एक्वस होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। परस्पर मतलब होता है एक दूसरे से, जो एसिड है और बेस से आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा अम्ल और क्षारक आपस में मिलकर लवण और जल बनाते हैं, यानी कि जो एसिड है मिलेंगे आपस में बेस से तो क्या बनेगा, अम्ल प्लस क्षारक लवण और जल। तो ये एसिड किससे मिल रहे हैं, एसिड जो मिल रहा है बेस से, तो एसिड और बेस एक दूसरे से मिल रहे हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे, यानी कि उदासीन कर देंगे। इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया देखिएगा, जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और जल बनाते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो आप देख लिए कि अम्ल क्षारक मिलेंगे तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं और समाप्त कर देंगे तो न ही लवण अम्लीय होगा न क्षारीय होगा। तो इस प्रकार से लवण जो मिलेगा वो क्या होगा, उदासीन होगा, और इसी अभिक्रिया को नाम क्या होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अब देखिएगा लवण कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला है तो NaCl बना है और H2O बना है। तो ये अम्लीय लवण होता है, क्षारीय लवण होता है, उदासीन लवण होता है, फिर उदासीन लवण होता है। तो अम्लीय लवण का निर्माण कैसे होता है, तो जब दो आदमी मिलेंगे और दोनों आदमी झगड़ा करेंगे तो प्रभाव उसी का रहेगा जो स्ट्रॉन्ग, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड मिला रहे हैं और दुर्बल क्षारक मिला रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो अपना प्रभाव दिखाएगा तो क्या हो जाएगा, अम्लीय लवण होगा। तो देख प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक से मिलते हैं तो अम्लीय लवण बनता है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिएगा क्षारीय लवण, अगर ये दो पदार्थ मिल रहे हैं और उसमें से एक स्ट्रॉन्ग क्षारक है और दूसरा वीक है अम्ल, तो जो बरियार है क्षारक उसका प्रभाव तीसरे पे जो लवण बनेगा उस पे, तो यानी ये क्षारीय लवण होता है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक। तो ये क्षारीय लवण होता है। तो दोनों आदमी स्ट्रॉन्ग है तो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करेंगे तो उदासीन हो जाएगा, या दोनों दुर्बल हैं तब भी दोनों दुर्बल है तो कोई रिजल्ट ना निकला तो इसीलिए उदासीन लवण और जल बन गया। तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो ये होते हैं, मान लीजिए M है मेटल और ये है ऑक्सीजन, तो ये मेटल के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड। मेटल के जगह पर हम ले लिए जिंक Zn और ऑक्सीजन के जगह पे O, तो ये मेटल ऑक्साइड, मेटल के जगह पे क्या है जिंक, तो जिंक के ऑक्साइड। CuO लेंगे तो कॉपर के ऑक्साइड, तो ये कॉपर के ऑक्साइड है, जिंक के ऑक्साइड है, अम्ल से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, यही हमको इस टॉपिक में देखना है। तो अब देख लेते हैं कि हम यहाँ पे ये मेटल का ऑक्साइड है और Cu कॉपर है और ये ऑक्सीजन है कॉपर के ऑक्साइड। तो धातु के ऑक्साइड यानी मेटल का ऑक्साइड और एक रिएक्शन में हम भाग लेना चाह रहा है कौन, कॉपर ऑक्साइड। तो धातु के ऑक्साइड एसिड से मिलेगा तो लवण बनेगा और जल बनेगा, याद रखिएगा लवण और जल बनेगा। तो लवण जल कब बनता है, अम्ल और क्षारक मिलते हैं तो लवण और जल बनता है। तो अम्ल और क्षारक मिलेंगे तो लवण जल बनेगा। तो अम्ल की जगह पे अम्ल है और अम्ल किससे रिएक्शन करेगा, क्षारक से। तो धात्विक ऑक्साइड क्या है, एक क्षारक है, तो क्षारक है तो क्षारक और अम्ल मिलाए तो लवण बनाए। धातु के ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड और अम्ल की जगह पर HCl है, तो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करके CuCl2 लवण बनाया है और H2O बनाया है। तो यहाँ पे आप देखिएगा अम्ल है और क्षारक है, तो अम्ल की जगह पर HCl और क्षारक की जगह पर कॉपर ऑक्साइड, तो अम्ल और क्षारक बनता है। तो इसलिए कॉपर ऑक्साइड कैसा व्यवहार कर रहा है, क्षारक के जैसा व्यवहार कर रहा है, तो इसीलिए कॉपर का ऑक्साइड क्या हो जाएंगे, क्षारक और यहाँ अम्ल मिला तो लवण और जल। तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तभी तो धातु के ऑक्साइड क्षारक होंगे तो ये अम्ल से मिलेंगे तो लवण और जल बनाएंगे। तो ये समझ गए कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड
क्षारीय और कॉपर क्लोराइड जब बनेगा तो विलयन का रंग नीला हो जाता है। तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। अभी बताएं कि क्षारीय होगा तभी तो अम्ल से ये क्षार मिलेगा तो लवण और जल बनेगा, क्योंकि ये अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो अम्ल से अभिक्रिया कौन करता है? क्षारक करता है। तो क्षारक कौन है? कॉपर ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड। जैसे कॉपर ऑक्साइड MgO, इनको चखिएगा तो इनका स्वाद कैसा लगेगा? क्षारीय लगेगा, क्योंकि धातु के ऑक्साइड हैं और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अम्ल से मिलेंगे तो लवण और जल बनेगा। अब अधातु के ऑक्साइड देखते हैं क्षार से कैसे रिएक्शन करता है। तो अधात्विक ऑक्साइड की क्षार के साथ अभिक्रिया, तो ये देखिए नॉन मेटल है और ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। तो अधातु का ऑक्साइड जैसे COA, ये कार्बन ऑक्सीजन, तो कार्बन के ऑक्साइड बन गया, तो ये कार्बन के ऑक्साइड कहलाएगा। तो ये अधातु के ऑक्साइड है और इसको हम क्षार के साथ मिलाएंगे तो देखिए क्या बनता है। तो अधातु के ऑक्साइड क्षार से मिलता है तो लवण और जल बनता है। अधातु के ऑक्साइड पे कार्बन के ऑक्साइड है और क्षारक की जगह पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, रिएक्शन करा तो लवण बना CaCO3 चूना पत्थर और H2O जल। तो यहाँ पे देखिए क्षारक की जगह पे क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो क्षारक किससे मिलता है? अम्ल से। तो अम्ल यहाँ पे कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी धातु के ऑक्साइड अम्लीय हो गए और धातु के ऑक्साइड अम्ल है और क्षारक से मिले तो लवण बना, जल बना। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि अधातु के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी SO2 हैं और ये ऑक्साइड होते हैं अधातु के, वे अम्लीय होते हैं। तो यहाँ पे देखिए H2O है और यहाँ भी H2O है। H2O में हम यहाँ पे क्या डाल रहे हैं? एसिड डाल रहे हैं और यहाँ पे बेस। तो ये एसिड जल में घुल करके H+ आयन देता है और बेस जल में घुल करके OH-, और जो एसिड जल में घुल करके ज़्यादा आयन देगा स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। जो बेस जल में घुलकर अधिक OH आयन देगा वो स्ट्रॉन्ग बेस। तो आप यहाँ पे देखें कि एसिड जल में घुल करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। ठीक, तो ये एसिड जल में जब घुलते हैं तो H+ आयन देते हैं जल में घुलकर। तो ये स्वतंत्र रूप से नहीं होते हैं, ये जल के अणु H2O से रिएक्शन करके H3O+ आयन यानी हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। तो जल की उपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन आयन H3 आयन हाइड्रोजन आयन के रूप में पाए जाते हैं। क्यों? H जो हाइड्रोजन है H2O से रिएक्शन करके H3O+ में बदल गए। जैसे जल के उपस्थिति में क्षारक, तो जल के उपस्थिति में क्षारक OH आयन उत्पन्न करते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एसिड जल में घुले हुए हैं तो सोडियम आयन और OH- आयन में टूट गए हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जल में घोल दिए, मैग्नीशियम के आयन में बदल गए और OH के - आयन में बदल गए। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं और जो घुलनशील होते हैं वो क्षारक कहलाते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं, यानी कि सभी क्षार क्षारक कहलाएंगे क्योंकि जल में घुले हुए हैं, लेकिन सभी क्षारक जल में नहीं घुल सकता है, इसलिए वो क्षार नहीं। अब जल के साथ अम्ल या क्षारक मिलाते समय सावधानी बहुत बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को जल में मिलाना चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को, अम्ल लीजिए और क्षारक लीजिए उसको जल में मिलाइए, न कि जल को अम्ल में मिलाइएगा, ये तरीका गलत। अम्ल लीजिए और उसको जल में मिलाइए, क्षारक लीजिए उसको जल में मिलाइए और हिलाते हुए मिलाइए, और जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए क्योंकि यह प्रतिक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। अम्ल को या क्षारक को जल में मिलाइए लगातार हिलाते हुए क्योंकि ये बहुत ज्वलनशील है, और जल को अम्ल क्षारक में कभी नहीं मिलाते हैं। ऐसा करने से ये जो रिएक्शन होता है अधिक ऊष्माक्षेपी होती है। इससे जिस पात्र में हम जिस बर्तन में अम्ल क्षार को मिला रहे हैं इतना ऊष्मा उत्पन्न होता है कि वो बर्तन टूट भी सकता है और हमारा प्रयोग विफल भी हो सकता है। तो सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है।
अब नेक्स्ट देखते हैं अम्ल की अभिक्रियाएं। अम्ल के अब यहाँ पे देखिए, अम्ल धातु के साथ रिएक्शन करेगा तो लवण देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। अम्ल अधात्विक ऑक्साइड से मिलेगा तो लवण देगा, जल देगा। अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ मिलेगा तो लवण देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, जल। अम्ल क्षारक के साथ मिलेगा तो लवण देगा, जल। अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ मिलेगा तो लवण देगा, CO2 देगा, जल देगा। इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा क्षारक की अभिक्रियाएं। तो क्षारक धातु के साथ रिएक्शन करेगा तो लवण देगा, जल देगा। और क्षारक अधातु के ऑक्साइड के साथ मिलेगा तो लवण देगा, जल देगा। इसको भी याद रखिएगा। और क्षारक धातु बाइकार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। और क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण देता है, जल देता है। पुनः क्षारक धातु के कार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। इसको भी आप याद रखिएगा। अम्ल और क्षारक में समानता क्या है, इसको देखते हैं। तो सभी अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते, सभी क्षारक जल में घुलकर OH आयन देते हैं। तो जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाते हैं। एसिड और बेस को जल में मिलाइएगा तो पतला हो जाएगा। और जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोनियम आयन की प्रति इकाई में कमी आती है। अम्ल और क्षारक को लगातार H2O जल में मिलाइएगा तो H+ आयन की सांद्रता यानी कि हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में कमी और OH आयन की सांद्रता में कमी लगातार होता जाएगा, क्योंकि वो तब पतला होता जाएगा, तनु होता जाएगा, डाइल्यूट होता जाएगा। तो ये तो हो गया। अब देखते हैं अम्ल तथा क्षार की प्रबलता। क्षार तथा अम्ल की प्रबलता में किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड की संख्या पर निर्भर करती है। कोई एसिड है, जल में घुलकर H आयन जितना अधिक देगा अधिक कम। कोई बेस है, जल में घुलकर जितना ही अधिक मात्रा में OH आयन देगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। तो ये इतना तो हम देख लिए। और अम्ल और क्षारक की शक्ति मापने के लिए कुछ ना कुछ तो हमको यंत्र चाहिए। मान लीजिए कि 4 ग्लास में अम्ल है, क्षारक है, कोई में स्ट्रॉन्ग अम्ल है, कोई में वीक अम्ल है, तो उसको चख के हम बताएंगे तो फिर हम किसी पदार्थ को चखने लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग बेस किसी ग्लास में हो और उन सभी का रंग एक ही प्रकार का हो तो हम चखेंगे तो जो कम अम्लीय है उसको तो थोड़ा हम सह सकता है हमारा शरीर त्वचा, लेकिन ज़्यादा जो अम्लीय है या क्षारीय है गिलास में बिलियन और उसको चखेंगे तो फिर कल से हम चखने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस क्षार हमारे त्वचा को, हमारे शरीर के ऑर्गन को छोटे छोटे गला सकता है। तो इसलिए हम चख करके नहीं बता सकते हैं कि किस बर्तन में स्ट्रॉन्ग एसिड है, किस में वीक एसिड है। इसको हम मापने के लिए कुछ ना कुछ यंत्र बनाएंगे। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन आयन OH आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक, किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं या इंडिकेटर बताए थे। सार्वभौमिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। तो पीएच स्केल देखते हैं। पीएच स्केल क्या है? तो पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जो किसी बिलियन की अम्लीयता क्षारीयता की प्रबलता की जांच करता है। तो पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया और ये विकसित करके किसी पदार्थ की अम्लीयता क्षारीयता की शक्ति को जांचा। किसी बिलियन में देखिए, किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित की गई जिसे पीएच स्केल कहते हैं। तो पीएच में का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन और इसका शाब्दिक अर्थ है हाइड्रोजन आयन की शक्ति। हाइड्रोजन आयन की शक्ति को मापने के लिए पीएच स्केल विकसित किया गया और कौन किए? सोरेनसन। पीएच में जो पी होता है पुशांश यानी पोटेंज होता है, जो एक जर्मन का शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति।
पीएच में 0 से लेकर के 14 तक अंक होता है और जो 7 होता है वो उदासीनता को दर्शाता है। तो अगर पीएच बराबर 7 है तो बिलियन उदासीन है, अगर पीएच का वैल्यू 7 से कम है तो बिलियन अम्लीय है, अगर पीएच का वैल्यू 7 से अधिक है तो बिलियन क्षारीय है। जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन आयन की मात्रा, हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम है तो दुर्बल अम्ल, अधिक है तो प्रबल अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4 और HNO3 ये सभी अम्ल जो होते हैं स्ट्रॉन्ग अम्ल होते हैं, याद रखिएगा। और ये CH3 COOH और H2CO3 दुर्बल अम्ल। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी तो पदार्थ भी कम शक्ति वाला होगा, यानी उस कम क्षारीय होगा। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में बढ़ोतरी होगी, अधिक होगा तो प्रबल क्षार, कमी होगा तो दुर्बल क्षार। अब देखिए दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व तो पौधे एवं पशु पक्षी के प्रति संवेदनशील होता है। तो दैनिक जीवन में पीएच का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 के पीएच परास के बीच कार्य करता है। जो मानव शरीर होता है 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल का जब पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है तो वो अम्लीय वर्षा होता है। तो अम्लीय वर्षा होने का प्रमुख कारण सल्फर के ऑक्साइड है। जब अम्लीय वर्षा होगा तो इमारतों के चमक में कमी आएगी, जो पत्थर के बने हुए हैं बहुत कीमती इमारत, उसके चमक में कमी आएगी और इसी को कहते हैं स्टोन कैंसर। अब मिट्टी का पीएच, तो मिट्टी का पीएच अब देखिएगा, आप अगर किसान हैं या खेत में जाते होंगे तो देखिएगा कभी कभी धान या फसल, गेहूं हो या कोई भी हो, अच्छा से उपजता नहीं है, क्योंकि उस खेत की जो मिट्टी होती है ना, या तो ज़्यादा अम्लीय हो गई है या तो ज़्यादा क्षारीय हो गया है, कड़वा हो गया है। तो अगर खेत का पीएच मान एक निश्चित पीएच परास के बीच रहेगा तो फसल अधिक लगेगा। ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा तब भी खेत में फसल नहीं लगेगा, और ज़्यादा खेत की मिट्टी क्षारीय हो जाएगा तब भी फसल नहीं लगेगा। एक हमारे पाचन तंत्र का पीएच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। तो हमारा शरीर जो होता है ना, शरीर, तो हमारा शरीर में जो उदर होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। हम जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्वलनशील होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको जल जाएगा। तो आप बोलिएगा कि पेट में जब उत्पन्न होता है तो ये क्यों नहीं जलन होता है? तो जलन होता है, लेकिन ज़्यादा HCl उत्पन्न होता है तभी तो आपके पेट में जलन होता है, ढेकार आता है और ये कब्ज हो जाता है, इसी के कारण। तो उतना ही हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जितना कि वो भोजन को पचा सके। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं हो तो भोजन क्या हो जाएगा, पेट में सड़ने लगेगा और गंध निकलने लगेगा ढेकार के माध्यम से। जब आप बार बार खाना खाइएगा या मसाला वाला खाना खाइएगा तो उस दिन HCl अधिक बनेगा और पेट की क्या करेगा, अम्लीयता बढ़ा देगा, और उस दिन आपके पेट में कब्ज हो जाएगा, ऐंठन होगा, दर्द होगा, जलन होगा, और ये क्या करेगा, कब्ज हो जाएगा और ये अपच की स्थिति ला देगा। तो अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द, जलन का अनुभव होता है। तो ज़्यादा पेट में अम्ल हो गया तो उसको मारने के लिए बाहर से छार एक एंटासिड खाइएगा। तो इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड का प्रयोग करते हैं, और एक महत्वपूर्ण एंटासिड दवाई का नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, हमारा दांतों का क्षय क्यों होता है? ये देखिए, हमारे शरीर का सबसे कठोर अंग कौन होता है? दांत होता है। लेकिन ये दांत जो होता है पानी में गलता नहीं है, सड़ता। लेकिन हमारे मुंह का पीएच मान जब 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अब समझिए कैसे। आप शाम को भोजन करते हैं, आपके मुंह में क्या छोटे छोटे शर्करा पड़ जाते हैं, अवशिष्ट भोजन दांतों में फंस जाते हैं। उस अवशिष्ट शर्करा को सराने गलाने के लिए आपके मुंह में बैक्टीरिया लगता है और उसको छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ता है। जिस प्रकार आप कूड़ा कचरा बिक देते हैं तो रात भर में उसमें कीड़े मकोड़े लगा करके सरा गला करके उसको कम कर देते हैं। तो उसी प्रकार हमारे मुंह में बचे हुए भोजन को बैक्टीरिया के द्वारा
छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ा जाता है और क्या हो जाता है, अम्ल उत्पन्न हो जाता है। और सुबह उठते हैं तो मुंह हमारा अम्लीय हो जाता है। तो इसीलिए सुबह उठ करके हम क्षारीय दंतमंजन यानी नीम का, बबूल का या क्षारीय कोलगेट का यूज करके हमारे मुंह में जो अम्ल बना है उसको रिमूव यानी कि ख़त्म करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो हमारा दांत क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, दांतों का इनामेल दंतवल्क कैल्शियम फास्फेट से बना होता है जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में घुलता नहीं है, लेकिन पीएच जब मुंह का 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। और क्षारीय दंतमंजन का प्रयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों में आत्मरक्षा। तो मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। मधुमक्खी का डंक हुआ, लाल चींटी का डंक हुआ, जब आपको डंक मारेगी तो आपकी में क्या अम्ल छोड़ेगी, ठीक, वो फार्मिक अम्ल होगी। तो आपको चींटी या डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अब याद रखिएगा कि जब आपको चींटी या मधुमक्खी डंक मारती है तो आप फर से फूर देना उठ रहे हैं, तो इसलिए चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल, फर से फार्मिक अम्ल पाया जाता है और जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंक में बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है। एक नेटल होता है वृक्ष, और नेटल को बिच्छू बुट्टी के नाम से भी जाते हैं। अगर बगीचा में और ये पहाड़ों पर उगता है, और नेटल के डंक में ये डंक नुमा बाल होते हैं, और डंक नुमा बाल अगर जो आपकी गलती से स्पर्श कर जाएं तो आपको दर्द और जलन होने लगता है। यानी नेटल का इलाज, नेटल के आसपास ही एक डाक पौधा होता है, उसी को रगड़ कर किया जाता है। यहाँ जो दर्द है वहीं पे इलाज है, जहाँ दर्द है वहीं, जहाँ नेटल है वहाँ ही आसपास में डाक पौधा मिलता है। तो इस प्रकार से उसका इलाज करते हैं। अब लौड़ों का पीएच देखते हैं। जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक मिलेंगे तो उदासीन बनेगा, तो उदासीन का पीएच मान 7। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक मिलेगा तो अम्लीय लौड़ मिलेगा, तो ये पीएच क्या होगा, 7 से कम। और प्रबल क्षारक दुर्बल अम्ल मिलेगा तो प्रबल क्षारक है तो क्षारीय लवण और पीएच 7 से अधिक होगा। अब देखिएगा, इसमें कुछ है जो रसायन उनको बनाना है, जैसे NaCl नमक को बनाना है, धोने वाले सोडा का बनाना है, खाने वाले सोडा का बनाना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि हड्डी वड्डी टूटेगा तो प्लास्टर करने के लिए भी एक केमिकल हमको बनाकर दिखाना है। तो अब पहला क्या है हम देख लेते हैं क्या क्या बनाना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। बेकिंग सोडा बनाना है और इसका सूत्र होता है NaHCO3। धोने का सोडा बनाना है Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से CaSO4 2H2O। फर्स्ट हमको बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, किसी भी पदार्थ को बनाने के लिए कच्चा पदार्थ यूज कीजिएगा, आपस में मिलाइएगा, वो पदार्थ बनेगा। जैसे आप ही सब्जी बनाते हैं तो 3-4 सब्जी काटते हैं, तेल मसाला लहसुन जितना डालना होता है डालते हैं और उसको मिला करके गर्म करके अभिक्रिया कराते हैं तो सब्जी बन गया, ठीक। उसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए आपको कुछ पदार्थ की आवश्यकता है, उसको लीजिए, मिलाइए, रिएक्शन कराइए, आपको NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बन के निकलेगा। तो बनाने में देखिए क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, और इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारा सिद्धांत क्या है, ये सिद्धांत है कि NaCl जो है और ये AQ में है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये NaOH में टूट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 और गैस बनता है, Cl2 गैस बनता है और H2 हाइड्रोजन गैस बनता है। तो आप समझ गए कि साधारण नमक NaCl के जलीय विलयन में इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सोडियम अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaCl है, H2O है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी डाले हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, और जो क्लोरीन गैस बनता है एनोड पर और कैथोड पर H2 गैस, और कैथोड के पास NaOH का विलयन बनता है। अब देखते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड NaOH का उपयोग क्या है। तो H2 का उपयोग ईंधन में किया जाता है, जल की स्वच्छता में किया जाता है, क्लोरीन की उपयोग
और स्विमिंग पूल में भी किया जाता है। पीवीसी सीएफसी बनाने में भी क्लोरीन का उपयोग। और HCl का उपयोग इस्पात की सफाई, औषधि बनाने में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ग्रीज यानी धातु से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन बनाने के लिए और कागज बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। और Cl2NaOH विरंजक चूर्ण घरेलू विरंजन, वस्त्र विरंजन के यानी कि घर में कपड़े पर लगे हुए दाग धब्बों को हटाने के लिए किया जाता है। अगला रसायन हमारा है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या देखिए क्या होता है, तो बुझे हुए चूने पर, तो बुझा हुआ चूना कौन होता है, CaOH का होल ट्वाइस। और बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से यानी Cl2 गैस प्रवाहित करने पर हमको CaOCl2 बनता है। तो बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, जिससे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्लोरीन गैस इस पर प्रवाहित कर रहे हैं तो CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना है। इसका उपयोग देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण का, तो इसको विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी बोल सकता है। तो इसका उपयोग है वस्त्र उद्योग में सूती व लीलन के विरंजक के रूप में किया जाता है। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के माजा के विरंजन में किया जाता है। रासायनिक उद्योगों में एक अपचायक के रूप में किया जाता है। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणु नाशक के रूप में किया जाता है। इनका सब इलाज किया जाता है विरंजन के रूप में, लॉन्ड्री के रूप में। अगर कपड़े पे दाग धब्बे लग गए हैं तो उसको हटाने के लिए भी किया जाता है। और नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाले सोडा। तो खाने वाला सोडा का बनाने के लिए हमको क्या क्या पदार्थ चाहिए यहाँ पे देख लेते हैं। पदार्थ हमको चाहिए NaCl, ठीक, H2O, CO2 और NH3। और ये चार पदार्थ मिला करके हमको बनता है कौन, बेकिंग सोडा बनता है। तो NaCl, H2O, CO2, NH3 को आपस में रिएक्शन करते हैं, कार्बोनेट बेकिंग सोडा मिलता है। यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है। इसका उपयोग हम खाने में यूज करते हैं, खास्ता बनाने में, नाश्ता बनाने में और स्वादिष्ट पकौड़ा बनाने में भी बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। खाना पकाते समय या गर्म करने पर इन्हें निम्न अभिक्रिया होती है, यानी सोडियम NaHCO3 को गर्म कीजिएगा तो Na2CO3 बनेगा, H2O बनेगा और ये CO2 बनता है। और CO2 बनेगा तो हमारा खाना क्या हो जाएगा, अच्छा से पकेगा। इसका उपयोग देखते हैं बेकिंग सोडा का। तो बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। और बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा NaHCO3 और टार्ट्रिक अम्ल का उपयोग होता है। और बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल को मिलाते हैं, मिश्रण को ही बेकिंग पाउडर कहते हैं। जब बेकिंग पाउडर को जल में मिलाया जाता है या गर्म किया जाता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप CO2 गैस बनता है। और CO2 गैस बनने के कारण पावरोटी और केक फूलकर मुलायम एवं स्पंजी हो जाते हैं। तो इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पावरोटी केक खमीर उठ जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंज हो जाता है। देख चुके हैं, यह एंटासिड का एक संगठन है, यानी इसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है, यानी कि पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए भी कर सकते हैं। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। धोने का सोडा यानी धावन सोडा Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो धोने का सोडा को देखिए क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा बनता है। ये सोडियम कार्बोनेट है और इसमें 10 बाल्टी जल मिलाकर गर्म करेंगे तो Na2CO3 10H2O होता है। इसका उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स सुहागा बनाने में होता है। इसका उपयोग घरों के साफ सफाई के लिए होता है। जल की कठोरता को हटाने के लिए भी होता है। तो यहाँ पे देखिएगा Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी सूखा हुआ चूर्ण है। और ये जो होता है सरफ, ये सूखा हुआ चूर्ण है। इसको जल में घोलिएगा तो पुनः अपना ये 10 बाल्टी जो पानी रखा था वो आपस लेगा और इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। पुनः सुखा दीजिएगा तो सफ़ेद चूर्ण में होता है। तो ये जो 10H2 होता है ये क्रिस्टल के जल होते हैं, ये संरचना होते हैं, ये सूखी अवस्था में होता है और इसमें पानी डालते ही पुनः अपना अवस्था ला देता है।
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अर्धहाइड्रेट पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस बना। ये सफ़ेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम में कठोर हो जाता है। जो जिप्सम होता है CaSO4, इसको गर्म कीजिएगा 373 केल्विन पर, तब जा कर के ये क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, POP। और पुनः प्लास्टर ऑफ पेरिस को थोड़े से आर्द्र बर्तन में रखिएगा तो रिएक्शन करके जिप्सम कठोर हो जाता है। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र जल रोधी बर्तन में रखते हैं कि वो जल से रिएक्शन करके फिर कठोर न बने। और इसका उपयोग देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही करने में यानी सही जगह स्थिर करने में करता है। इसका उपयोग खिलौना बनाने, सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है। मूर्तियों का ढांचा बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, सतहों को चिकना करने के लिए प्लास्टर ऑफ, और प्रयोगशालाओं में सील जो छिद्र होता है उसको बंद करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। और लास्ट पॉइंट हमारा है क्रिस्टल जल। तो क्रिस्टल जल या रावा जल, तो आप यहाँ पे देखिए CuSO4, ठीक, 2H2, इसमें क बाल्टी पानी है, CuSO4 2 बाल्टी, यही क्रिस्टल के जल कहलाते हैं। यानी कि लवण के एक सूत्र इकाई में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टल जल कहते हैं। तो अभी देखिएगा CuSO4 5H2O यानी कि कॉपर सल्फेट, और ये है, और 5H2 है, तो इसमें क्रिस्टल के जल कई गो है, 5 गो है। तो एक सूत्र इकाई में निश्चित जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टल जल कहते हैं। जैसे Na2CO3 10H2O, तो इसमें एक Na2CO3 10H2O में जल के अणु कितने हैं, 10, तो क्रिस्टल जल की संख्या 10। CaSO4 2H2O, तो इसमें जल के अणुओं की संख्या 2, तो ये हुआ 2 अणु। तो यहाँ पे आप रिवीजन देखिए, फास्ट एंड फ्यूरियस रिवीजन देख लिए। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। कमेंट और लाइक जरूर कर दिया कीजिए।